अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद उमर खान और आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल और प्रोग्राम है रीब्रांड पाकिस्तान। जी हां, रीब्रांड पाकिस्तान एक ऐसा मुनफरिद प्रोग्राम जिसमें हम पाकिस्तान में मौजूद ऐसे प्रोफेशनल्स और मुख्तलिफ कंपनीज के CEOs, बिजनेस और इकोनॉमिस्ट और ये कह लीजिए कि वो तमाम तर शख्सियात जो पाकिस्तान की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं, अपने प्रोफेशनल डोमेन में भी या पॉलिटिकल डोमेन में, या ये कह लीजिए कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज उभारने में वो अपना एक भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। ऐसे लोगों से हम आपको इस प्रोग्राम में मुतारिफ करवाते हैं और हम जानते हैं कि हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान को रीब्रांड कैसे किया जा सकता है, कैसे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को मजीद बढ़ाया जा सकता है, पाकिस्तान में मजीद किस चीज की इंपोर्ट में और गुंजाइश बाकी है और कौन कौन सी इंडस्ट्रीज का इस वक्त पाकिस्तान में इंतजार किया जा रहा है और उसमें ओवरसीज पाकिस्तानीज अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। तो आज जिस शख्सियत के साथ हम मौजूद हैं, टेक्निकली अगर देखा जाए तो ये मुख्तलिफ प्रोफेशनल्स के जो खास लोग हैं उनसे बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहते हैं, क्योंकि आपका एक पर्सनल सोशल सर्किल भी बहुत बड़ा है और प्रोफेशनल सर्किल भी आपका काफी वसी है। क्यों वसी है? इसलिए क्योंकि आपने एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की पाकिस्तान में बुनियाद रखी जिसने मुख्तलिफ शोबों को अपने उस सर्किल में कवर कर लिया। आपने द प्रोफेशनल्स नेटवर्क के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद रखी और सैकड़ों की तादाद में आप सेमिनार्स, वर्कशॉप्स और कॉन्फ्रेंसेस समिट करा चुके हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के, जिसमें मल्टीनेशनल कंपनीज ने भी पार्टिसिपेट किया है। यूं आपका ताल्लुक मुख्तलिफ सेक्टर्स और इंडस्ट्रीज से जुड़ चुका है। आपके पास जो नॉलेज है यकीनन आज हमारे व्यूअर्स के लिए, बिलखुसूस ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए काफी हद तक मुआविन साबित होगी इस सिलसिले में कि किस तरीके से पाकिस्तान को रीब्रांड किया जा सकता है। अब मैं मजीद आप लोगों का इंतजार का पैमाना लबरेज नहीं करूंगा, बल्कि अपने खास मेहमान से आपका आज तारुफ कराऊंगा। और जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, आप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, फाउंडर हैं द प्रोफेशनल्स नेटवर्क के, जनाब महमूद तरीन साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह, आपने ठीक है? बहुत। सबसे पहले तो आपको मुबारक हो, अभी रिसेंटली आपने एक बड़ी जबरदस्त ई कॉमर्स के हवाले से, मोबाइल बैंकिंग के हवाले से, डिजिटल कॉमर्स के हवाले से आपने एक समिट किया और ये 6th एनुअल समिट था आपका। और कोरोना और कोविड जैसी सिचुएशन में आपने उसे एग्जीक्यूट किया, पेंडिंग में नहीं जाने दिया। आई एम रियली कांग्रेचुलेटिंग यू। थैंक यू वेरी मच उमर, बहुत शुक्रिया आपका। और ये समिट बेसिकली काफ़ी दिनों से पेंडिंग था, इसका स्केड्यूल था मार्च में, और चूँकि कोविड के हवाले से चीज़ें जो हैं बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस आ गई हैं और जाहिर सी बात है लोगों को अपना भी ख्याल रखना ज़रूरी था और गवर्नमेंट की तरफ से भी, तो हम इसको काफ़ी डिले करते हैं। फिर हमने कहा यार चूँकि हर चीज़ डिजिटलाइज हो चुकी है तो इसको जो है वर्चुअल करना चाहिए, तो फिर हमने इसको वर्चुअल करके प्लान किया और अल्हम्दुलिल्लाह इंडस्ट्री ने हमारा बहुत साथ दिया। और जितने भी मेजर प्रोफेशनल्स थे, बैंकिंग सेक्टर के प्रोफेशनल्स, उसके अलावा IT सेक्टर के प्रोफेशनल्स और फाइनेंशियल सेक्टर के जितने प्रोफेशनल्स, सब ने इसको ज्वाइन किया हमें और वर्चुअल कॉन्फ्रेंस को। और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स जो थे वो सारे उसमें स्पीकर्स हमने जिनको इन्वाइट किया वो सारे एज ए स्पीकर आए और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शानदार इवेंट हुआ, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, प्रोफेशनल्स नेटवर्क के हवाले से जरा बताइए हमारे नाजरीन को भी बिलखुसूस के ये पूरा जो एक स्ट्रक्चर आपने बनाया, इट्स लाइक अ कंपनी, इट्स लाइक एन ऑर्गेनाइजेशन, तो इसमें किस किस प्रोफेशन के लोग आपसे जुड़े हुए हैं और मजीद आगे कौन कौन से प्रोफेशनल्स जो हैं वो इस नेटवर्क में शामिल हो रहे हैं? द प्रोफेशनल नेटवर्क बेसिकली जब हमने इसका क़याम किया था उस वक्त हमारा इरादा ये था कि हम मुख्तलिफ NGOs को और कॉर्पोरेट कंपनीज़ के दरमियान एक ब्रिज का रोल प्ले करेंगे। और साथ साथ हमने ये काम तो किया ही अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें बहुत सारी कॉर्पोरेट कंपनीज़ में जो है CSR के वाले से डिफरेंट पॉलिसीज़, डिफरेंट चीज़ें होती हैं और फिर उनके पास फंड्स होते हैं जो इन्वेस्ट करते हैं पाकिस्तान में। तो आपको पता है पूरी दुनिया के अंदर जो CSR के वाले से फंड्स होते हैं वो NGOs के थ्रू ही इन्वेस्ट हो रहे होते हैं। बहुत सारी ग्लोबल कंपनीज जिन्होंने अपनी इन हाउस NGOs बना लिए, वरना जो ग्लोबल NGOs हैं या लोकल NGOs होती हैं उनको फिर इस तरह की कॉर्पोरेट कंपनीज फंड्स अपने उनको दे देती हैं ताकि वो आगे जो है लोगों तक उन फंड्स को पहुंचाएं और जिन जिन प्रोजेक्ट्स पे लगना है उन प्रोजेक्ट्स पे लगना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ब्रिज का रोल प्ले किया और आज हम पिछले 9 साल 10 साल से हम इस अमल को लेके चल रहे हैं। उसके साथ साथ फिर हमने ये किया कि जो डिफरेंट प्रोफेशनल्स हैं जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, पाकिस्तान से बाहर मुख्तलिफ प्रोफेशंस में वो अटैच हैं, और जब वो पाकिस्तान में छुट्टियों पे आते हैं या वहाँ रहते हुए, अब चूँकि ई-कॉमर्स का दौर आ गया और डिजिटल की दौर आ गया, तो वहाँ बैठे हुए भी अपनी सर्विसेज लोगों को दे सकते हैं। तो हमने कहा हमारे नेटवर्क के थ्रू हम उनको यहाँ चैनल करते हैं मुख्तलिफ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, चाहे वो मेडिकल प्रोफेशन से रिलेटेड हों, डिफरेंट हॉस्पिटल्स हों या इस तरह के इदारे हों, या फिर कोई एजुकेशन के हवाले से इदारे हों।
तो जो पाकिस्तान में आते हैं तो वो फिर अपनी सर्विसेज कहते हैं कि यार हम आके ना लोगों को अपनी सर्विसेज दें, किसी तरह से हम अपने मुल्क की खिदमत कर सकें, बिकॉज उन्होंने अपनी ज़िंदगी पूरी बाहर गुजारी होती है और जब छुट्टियों पे पाकिस्तान आते हैं कई सालों के बाद आ रहे होते हैं, तो वो खुद वहाँ एक प्रोफेशनल के तौर पे काम कर रहे हैं, उन कंट्रीज़ में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, मगर पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं कर पाते। तो वो जब पाकिस्तान आते हैं तो फिर हम उनको चैनल करते हैं डिफरेंट हॉस्पिटल्स के जो मेडिकल प्रोफेशन से रिलेटेड लोग हैं, डॉक्टर्स आ रहे हैं, इस तरह के सर्जन्स आ रहे हैं, उनको हम मुख्तलिफ हॉस्पिटल के साथ चैनल कर देते हैं कि वहाँ जाके फ्री OPDs करते हैं, फ्री सर्जरीज करते हैं लोगों के साथ। इसी तरह यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के साथ हम इंकरेज करते हैं, जहाँ पे जाके जो स्टूडेंट्स वहाँ पे फाइनल ईयर्स के होते हैं या उन स्टूडेंट्स को जाके वो अपनी तमाम ज़िंदगी की जो उनका तजुर्बे का निचोड़ है वो जाके बताते हैं और उनको मोटिवेट करते हैं कि किस तरह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिकल लाइफ में आने के बाद अपनी ज़िंदगी गुजारनी है और अपनी कंट्री को भी सर्व करना है और पाकिस्तान से बाहर जाना है तो पाकिस्तान के एम्बेसडर के तौर पे बाहर जाना है, बिकॉज जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं वो पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं वहाँ पे, और पाकिस्तान का जो इमेज बिल्डिंग वो वहाँ कर रहे हैं वो यहाँ रहते हुए पाकिस्तानी शायद नहीं कर पाते। जो वहाँ रहने वाला पाकिस्तानी, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी, वो पाकिस्तान की इमेज बिल्डिंग करता है। ओवरसीज़ का आपने जिक्र किया, तो ये बताएं कि आपके इस नेटवर्क में जो ओवरसीज़ मौजूद हैं वो किस किस प्रोफेशन से वाबस्ता हैं, और दी प्रोफेशनल्स नेटवर्क का फ्यूचर में या अनकरीब क्या प्लान है? कोई ऐसी कॉन्फ्रेंस या कोई ऐसी चीज़ आप ऑर्गेनाइज करने वाले हैं जिसमें ओवरसीज़ को भी कनेक्ट किया जाएगा पाकिस्तानियों के साथ? देखें, जो फ्यूचर में वाली अपकमिंग कॉन्फ्रेंस है वो है एनवायरनमेंट, हेल्थ एंड सेफ्टी पे, जो कि इस वक्त बहुत बड़ा एक चैलेंज बना हुआ है पूरी दुनिया के लिए कि एनवायरनमेंट को किस तरह से कंट्रोल किया जाए, और साथ जो है वो हेल्थ और सेफ्टी के हवाले से मेजर्स, क्योंकि हेल्थ के हवाले से, कोविड के हवाले से पूरी दुनिया में इतना बड़ा एक इशू आया हुआ है, और साथ ही साथ सेफ्टी, जाहिर सी बात है वो हर तरह की प्रोफेशनल सेफ्टी की भी और पर्सनल सेफ्टी के हवाले से भी। तो उसके ऊपर इंशाल्लाह हमारी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, उसमें हम कोशिश करेंगे जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी वहाँ एक्सपर्ट्स EHS के बैठे हुए वो उसमें पार्टिसिपेट करें वहीं बैठे हुए, और हमारे साथ जो है वो ऑनलाइन कनेक्ट हो जाएँ, जैसे जूम के थ्रू और इस तरह और मुख्तलिफ सर्विसेज हैं कनेक्ट होगी, जिस हमने लास्ट कॉन्फ्रेंस अभी पिछले 2-3 दिन पहले ही की थी, उस तरह हम उस कॉन्फ्रेंस को भी ऑनलाइन करेंगे, बिकॉज अभी कोविड के हवाले से चीज़ें उतनी स्टेबल नहीं हुई हैं कि लोगों को एक जगह जमा करके कॉन्फ्रेंस हुआ करती दूसरा कॉन्फ्रेंस हो। अभी उस कॉन्फ्रेंस को भी हमें ऑनलाइन ही करना पड़ेगा और उसको जो है वर्चुअल पे लेके जाना होगा। उसमें हमारे पाकिस्तानी वहाँ से बैठ के अपनी जो उनके तजुर्बे हैं, जो वहाँ पे उन्होंने बैठ के एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, जो उनके एजुकेशन के हवाले से उनकी मुख्तलिफ चीज़ें, वो उस पर काम करें, और साथ साथ जो है वो अपनी कंट्रीब्यूशन इस तरह से भी दे सकते हैं कि यहाँ डिफरेंट इदारे हैं पाकिस्तान के अंदर जो एनवायरनमेंट, हेल्थ एंड सेफ्टी के ऊपर काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ प्रोफेशनल्स, कंपनीज हैं जिनके पास, तो वो वहाँ बैठ के अपने तजुर्बे की बुनियाद पर उन लोगों को बता सकेंगे क्या पॉलिसीज़ हैं अडॉप्ट की जाए, इंटरनेशनल ग्लोबल पॉलिसीज़ क्या हैं जिसकी वजह से दुनिया में चेंज आ रहा है, एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत काम आ रहा है। पूरी दुनिया इस वक्त इस चीज़ के ऊपर सोच रही है कि भाई किस तरह से एनवायरनमेंट को बेहतर किया जाए, पूरी दुनिया के एनवायरनमेंट को, और हर चीज़ जो ग्रीन होने की तरफ जा रही है, ग्रीन एनवायरनमेंट की तरफ जा रही है पूरी दुनिया में, पेपरलेस एनवायरनमेंट की तरफ जा रहे हैं। ये जो चीज़ें ई-कॉमर्स हो रही है, ई-कॉमर्स इज़ लाइक ग्रीन कॉमर्स, कि ग्रीन होने की तरफ जा रहे हैं, तो हर चीज़ के ऊपर काम हो रहा है। इंडस्ट्रीज़ के ऊपर भी इसी तरह से काम हो रहा है कि इंडस्ट्रीज जो नई बन रही हैं, नई मशीनरियाँ बन रही हैं इंडस्ट्रीज़ में, वो इस तरह की बन रही हैं कि उससे जो है वो एयर पोल्यूशन भी ना हो और नॉइज़ पोल्यूशन भी ना हो, उसके हवाले से दुनिया के अंदर काम हो रहे हैं। वही चीज़ें पाकिस्तान में करने की ज़रूरत है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये हो सकता है कि वो वहाँ चूँकि बैठे हुए और इन सारी चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं, तो वो वहाँ से बैठ के जो है पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान के जो प्रोफेशनल्स हैं उनको गाइड करें इसके ऊपर। ठीक है, आप बिल्कुल वजह फरमा रहे हैं। पाकिस्तान में आप किधर देखते हैं कि कहाँ पे अभी गुंजाइश है, किस किस सेक्टर, किस किस इंडस्ट्री में जहाँ पे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं या कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया जा सकता है? कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जिसको मजीद ग्रो करने की भी ज़रूरत है? अशद, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जिस वक्त इंडस्ट्री को ग्रो करने की ज़रूरत है वो है हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि टेक्सटाइल के अंदर जो है पूरी दुनिया में इस वक्त एक्सपोर्ट्स कम हुई हुई है। पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री चूँकि पहले से एक इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, सब चीज़ें बनी हुई हैं, सिर्फ ये है कि नई टेक्नोलॉजी लाने की ज़रूरत है, और पाकिस्तान के लिए एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स भी बहुत तैयार बढ़े हुए हैं, जो आगे फ्यूचर के हवाले से पाकिस्तान को नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान में एक्सपोर्ट बूम होगी। तो हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में सबसे बड़ी टेक्सटाइल को जो है ना बूम आने जा रहा है। दूसरा जो है हमारे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने स्पेशल पॉलिसीज़ बनाई हैं, लोगों को इंसेंटिव्स दिए हैं, और लोगों को ख़ास तौर पे कहा है कि जो नई इन्वेस्टमेंट्स आएगी उनसे पूछा भी नहीं जाएगा कि इन्वेस्टमेंट के सोर्सेज क्या हैं, कहाँ से फ़ंड जनरेट हुआ रहा है। इस इंडस्ट्री को बूम होने की ज़रूरत है पाकिस्तान के अंदर, और इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा, फिर उसके बाद IT इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा जो ना इस वक्त गैप है कि उस IT इंडस्ट्री को डेवलप होने की ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो अपने आप को कन्वर्ट करें, डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रही हैं। तो पाकिस्तान के अंदर भी इस पर काम बहुत तेज़ी से हो रहा है, और इसके अंदर इस वक्त अपॉर्चुनिटी है कि बाहर से लोग बैठ के वहाँ बैठे बैठे इन्वेस्टमेंट्स करके उसके ऊपर काम कर सकते हैं और इस इंडस्ट्री को उठा सकते हैं। उनका अपना एक्सपीरियंस
और उनकी वहाँ की टेक्नोलॉजीज़ को यहाँ पाकिस्तान में करें। और पाकिस्तान खुद बहुत एडवांस हो गया है, पाकिस्तान के अंदर भी आईटी के अंदर बहुत ज़्यादा काम हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ बैठ के चूँकि हमारे यहाँ जो है ना रिसोर्सेज बहुत हैं और हमारे यहाँ जो है वो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस काफ़ी लो है, उसकी वजह से उन लोगों के लिए बहुत बेहतर है कि वो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो ना लो होने की वजह से पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें और उनका जो है इन्वेस्टमेंट ऑन रिटर्न बहुत अच्छा होगा। जब यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे या कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस का में तो उनका रिटर्न बहुत अच्छा आएगा, तो उनको भी फायदा होगा और पाकिस्तान के लिए भी डेफिनेटली फॉरेन इन्वेस्टमेंट ये तो आप बिल्कुल वजह फरमा रहे हैं, लेकिन जब आपने भी बड़ी इंपॉर्टेंट ये बात कही कि ओवरसीज पाकिस्तानीज वहीं रहते हुए अपने इस बिजनेस को यहाँ ऑपरेट कर सकते हैं या एक नए सिलसिले को लॉन्च कर सकते हैं, ये कहना तो शायद आसान हो, लेकिन मुमकिन कैसे है? क्या उसका कोई इम्प्लीमेंटेशन प्लान है पाकिस्तान में किसी के पास? गवर्नमेंट ने इसके ऊपर एक पूरा डिपार्टमेंट बनाया हुआ है कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ रही है उसके वाले से खासतौर आईटी सेक्टर में, कि आईटी सेक्टर को गवर्नमेंट खुद चाहती है डेवलप हो, तो उन्होंने वन विंडो सिस्टम पूरा रखा हुआ है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी इस आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट करें, इन्वेस्टमेंट लेकर आएँ और वन विंडो ऑपरेशन की तरफ उनकी कंपनी भी रजिस्टर्ड होगी और उनकी जो रेमिटेंसेस पाकिस्तान से बाहर जानी है और पाकिस्तान में आनी है उसके हवाले से भी जो है वो स्पेशल गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ बनाई हुई हैं। और उनका टैक्स भी गवर्नमेंट ने स्पेशल नेट में रखा हुआ है ताकि उनको ज़्यादा हैवी टैक्सेस भी ना पड़े हों। और जाहिर सी बात है, चूँकि मैन पावर पाकिस्तान में अवेलेबल है, उन्होंने वहाँ से सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप, सारा कुछ सारा ऑनलाइन ही डेवलप हो रहा होता है, लोग ऑनलाइन मिल जाते हैं काम करने के लिए, यहाँ पे रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं और उन लोगों को वहीं से बैठ के पेमेंट करनी है और उनसे काम करवा के पूरी दुनिया को जो है उन्होंने अपने काम को मनवाना है। सही। अच्छा, ये मुझे बताइए सी पैक के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान में सी पैक ने एक गेम चेंज किया है जिसको राहिल शरीफ साहब भी कहते थे जी गेम चेंजर है। तो कोविड के बाद आपको क्या लग रहा है कि बीच में हमें ये खबरें मिली हैं कि जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब जो कि सी पैक अथॉरिटी के चेयरमैन भी हैं, तो उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट्स जो चल रहे थे उनके इनाग्रेशंस भी किए हैं और मज़ीद भी उसको जो है तेज़ रफ्तार बनाया, और ये बात उन्होंने अपने ट्वीट्स में भी कही है कि हम मज़ीद भी इसको आगे बढ़ाएंगे। सी पैक में हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज या दीगर ममालिक भी जो है उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्या ऐसा कोई जॉइंट वेंचर हो सकता है कि हमारे यहाँ पर मौजूद जो बिजनेसमैन हैं, मुख्तलिफ फेडरेशंस या चैम्बर्स के जो नुमाइंदगान हैं और बाहर मौजूद जो बाहर भी चैम्बर्स होंगे, लाजमी सी बात है उसमें ओवरसीज की भी एसोसिएशंस होंगी, इनके दरमियान कोई ब्रिज बन सके? बिल्कुल ऐसा हो सकता है। सी पैक के हवाले से इस वक्त बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में काम हो ही रहा है और पूरी दुनिया की नज़रें इस पर लगी हुई हैं। यूरोप से भी इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए लोग तैयार हैं, यूएसए वो कंट्री थी जो पाकिस्तान के और सी पैक के अगेंस्ट थे, वो उनको भी इंटरेस्ट नज़र आ रहा है कि इसके अंदर सी पैक से ही पूरा यूरोप से लेके और जनाब फिर आगे तक पूरी कंट्रीज़ हैं वो सब ने डेवलप होना है। और चाइना का अपना इंटरेस्ट ज़रूर है, मगर चाइना से ज़्यादा इंटरेस्ट जो यूरोप का इंटरेस्ट है, क्योंकि यहाँ से जितनी ट्रेड होगी वो ट्रेड चाइना से होते हुए यूरोप जाएगी सारी ट्रेड हो, तो ये तो बहुत बड़ा रूट बन रहा है। उस रूट के ऊपर पाकिस्तान का ज़रूर बेनिफिट होने जा रहा है, मगर पाकिस्तान से ज़्यादा कनेक्टेड कंट्रीज़ जो हैं उनको भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने जा रहे हैं। और इसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसके लिए यकीनन बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और इसमें इन्वेस्टमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। तो उसमें जो है वो अब एनर्जी के सेक्टर में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स की ज़रूरत है, जो चाइना खुद भी कर रहा है। उसके अलावा चूँकि इसमें इकनॉमिक जोन्स बन रहे हैं, जो टैक्स फ्री जोन्स बन रहे हैं, वहाँ पे आके इंडस्ट्रीज़ जो बड़ी हैवी इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ लगाई जा सकती हैं। और उन इंडस्ट्रीज़ को लगाने के बाद जाहिर सी बात है, चूँकि वो टैक्स फ्री जोन होंगे, इकनॉमिक जोन जितने भी बन रहे हैं, तो वहाँ पे शुरू के 5 साल में उन्होंने टैक्स भी नहीं देना। और इंडस्ट्री लगाने के लिए भी गवर्नमेंट फैसिलिटेशन करती है, जो इंपोर्ट में उनकी मशीनरीज वहाँ से आ रही हैं, वहाँ लगना है, इंफ्रास्ट्रक्चर लगना है, उसके ऊपर जो उनकी कॉस्ट आनी है उस कॉस्ट के ऊपर भी गवर्नमेंट की तरफ से रिलैक्सेशन है, फिर बैंक्स जो है उसको फंडिंग्स करने के लिए तैयार है। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए इसके लिए बहुत बड़ा मौका है कि इस वक्त जो है वो राइट टाइम में इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी हद तक बन चुका हुआ है, जो कि शुरू के 3-4 साल में बनना था। उसके ऊपर चाइना ने पाकिस्तान ने दोनों मिलकर काफ़ी काम किया, जाहिर सी मेजर इन्वेस्टमेंट चाइना की उसके अंदर। तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है, अब इकनॉमिक जोन्स बनने जा रहे हैं और इकनॉमिक जोन्स के साथ साथ जो है जो एनर्जी के हवाले से मसाइल थे, वो एनर्जी के हवाले से भी बहुत बड़े बड़े प्लांट्स एनर्जी के लग रहे हैं, जो कि मुख्तलिफ कंपनीज़ की कोलैबोरेशन से लग रहे हैं। उसमें चाइनीज़ कंपनीज़ भी हैं, दूसरी फॉरेन कंपनीज़ को भी अलाउ कर दिया गया, वो भी उसके अंदर काम कर रही हैं। तो पाकिस्तानी जितने बाहर हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस वक्त राइट टाइम में आए और इन्वेस्ट करें। सही है। अच्छा, एक बड़ा मसला ये होता है कि जब भी इकोनॉमिक जोन की हम बात करते हैं और माजी की हुकूमतों में भी हमने देखा, तो टैक्सेशन का बड़ा एक प्रॉब्लम आता है। इस वक्त भी एक प्रॉब्लम है टैक्सेशन का, और जो पाकिस्तानी मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर वो इस चीज़ को फेस भी करते हैं समटाइम, और समटाइम ये होता है कि वो उस सर्कल से निकल भी जाते हैं, यानी गवर्नमेंट बड़ा रिलीफ भी देती है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन अब सिचुएशन जो है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए वो थोड़ी सी हो जाती है कन्फ्यूजन,
यानी वही कहते हैं कि ठीक है पाकिस्तान में हम इन्वेस्ट करते हैं, और बेशक पाकिस्तान उनकी कंट्री है और वो खुद भी चाहते हैं, लेकिन ये टैक्सेशन वाले मामलात में जो है ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट जो है ना समटाइम बेबस दिखाई देती है, और समटाइम ऐसा लगता है कि डिसीजन वक्त पे नहीं हो पाते। ऐसा है क्या? नहीं, इसमें सीपैक के अंदर टोटली डिफरेंट गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर टोटल टैक्स के वाले से डिफरेंट है, क्योंकि ये इन्होंने चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ मिलकर, क्योंकि उसमें मैनेजमेंट जो चाइनीज़ की है जो उसको पूरा चलाएगी, इकोनॉमिक जोन्स बनाने में भी उनका हाथ है और उसको चलाने में भी चाइनीज़ गवर्नमेंट का हाथ होगा, क्योंकि उनकी मैनेजमेंट उन लोगों की होगी। तो जो गवर्नमेंट के साथ एक दफ़ा ट्रीटी आपकी साइन हो जाती है और उसमें आप तमाम SOPs तय कर लेते हैं, चाहे वो टैक्सेशन के हवाले से हों या आपकी कॉस्टिंग के हवाले से हों, तो वो उन SOPs को फॉलो करना हर गवर्नमेंट का, चाहे आज जिसकी भी गवर्नमेंट है कल किसी और की गवर्नमेंट होगी, तो फॉलो सबको करना, बिकॉज वो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ जब साइन हो जाती हैं तो वो फिर आप बाउंड होते हैं। जिस तरह अभी आपके यहाँ एनर्जी के वाले से मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं, आपको तो अगले 20-20 साल के लिए पिछली गवर्नमेंट साइन करके चली गई थी, तो आपके एनर्जी का रेट इतना हाई है। उसकी वजह ये है कि वो एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एक लेवल पे जब ट्रीटी साइन होती है, कोई एग्रीमेंट साइन होता है, तो उसको आने वाली गवर्नमेंट को भी फॉलो करना पड़ता है, वो उसको चेंज नहीं कर सकते। तो सीपैक के वाले से भी जो चीज़ें हो रही हैं और जो SOPs एक दफ़ा ले डाउन हो गई हैं, उन पर चलना सबकी जिम्मेदारी है, सबको चलना पड़ेगा। तो उसमें डरने और खौफ खाने की ज़रूरत नहीं है। उसमें जो चीज़ें बन गई हैं वो उसी तरह अगले 15-20 साल तक चलती रहेंगी, जितने अरसे के लिए भी ट्रीटीज साइन हुई है। तो उसमें मेरे हिसाब से किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं इंशाल्लाह। सही है। रीब्रांड पाकिस्तान का यानी हमारे प्रोग्राम का बुनियादी मकसद ही यही है कि पाकिस्तान को हम एक नए सिरे से पूरी दुनिया में मुतारिफ करवाएं। बिल्कुल सही। कंट्रीज का अगर हम जायजा लें, किस कंट्री का पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आपको दिखाई देता है इस वक्त पाकिस्तान में, चाइना के बाद? चाइना के बाद अगर आप देखें तो जाहिर सी बात है, हर वैसे देखा जाए तो तकरीबन हर कंट्री का ही पाकिस्तान में इंटरेस्ट है जो भी बिजनेस करना चाहते हैं। सेकंड लार्जेस्ट इंटरेस्ट जो है वो अमेरिका का है पाकिस्तान, बिकॉज पाकिस्तान से मेजर एक्सपोर्ट्स देखें वो अमेरिका जा रही होती है पाकिस्तान से, चाहे वो गारमेंट ही हो या उसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स जा रही होती है। तो उसके साथ साथ जो गल्फ कंट्रीज़ हैं उनका भी पाकिस्तान के साथ बहुत इंटरेस्ट, बिकॉज वो एक तो करीब है एक दूसरे से, तो हमारा बिजनेस लिंक भी है, प्लस चूँकि वो OICC के मेंबर कंट्रीज़ भी हैं और फिर वो बीइंग मुस्लिम कंट्रीज़ होने के उनका इंटरेस्ट पाकिस्तान के साथ, उनको कंफर्ट लेवल बहुत बेहतर है पाकिस्तान। हमारे यहाँ पेट्रोलियम इंडस्ट्री तो वहीं से मेजर बिल्कुल जुड़ी हुई भी है और जुड़ भी सकती है उन लोगों के साथ। और साथ साथ ये कि पाकिस्तान से चूंकि उनको चाहिए होती है, पाकिस्तान से एम्प्लॉयमेंट की वजह से लोगों की जरूरत होती है, तो मैन पावर सारी पाकिस्तान से मेजर वहाँ जा रही होती है। ठीक है, दूसरी कंट्रीज की भी है, इंडिया भी डोमिनेट कर रहा होता है, बट आप देखें UAE में, सऊदी अरब में, बाकी जगह पे देखें तो वहाँ पे पाकिस्तान के साथ कंफर्ट जोन बेहतर है उनका बिजनेस करने में। और ख़ास तौर पे मतलब बीइंग अ मुस्लिम कंट्री और अभी नए जो हुक्मरान आए, इन लोगों की आपस की जो रिलेशनशिप बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से, और पिछले वालों की भी बेहतर थी, जिसकी वजह से उनकी इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान में आना या पाकिस्तान के लोगों को वहाँ पे वो एज एम्प्लॉई लेना और अपनी मैन पावर को पाकिस्तान के थ्रू पूरा करना, उसके वाले से वो काम कर रहे थे, वो है। फिर उसके बाद यूरोप में देखा जाए तो यूरोप में हमारी UK और जर्मनी और फ्रांस, ये 3 मेजर कंट्रीज़ हैं जिनके साथ पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स भी उनके साथ बहुत है और पाकिस्तान की रिलेशनशिप भी उन लोगों के साथ काफ़ी बेहतर है। तो ये वो कंट्रीज़ हैं जिनका एम्फेसिस है पाकिस्तान के इन्वेस्टमेंट्स लाने का, इनके एम्बेसडर्स से और इनके कॉन्स्टिट्यूएंट से अक्सर ये बात सुनने को मिलती है मुख्तलिफ मीटिंग्स में कि वो लोग, उनके इन्वेस्टर्स तैयार बैठे हैं, उनकी ट्रेड डेलीगेशंस पाकिस्तान रेगुलर बेसिस पे आते रहते हैं और यहाँ पे देखते हैं और यहाँ पे लोगों के साथ काम करने के लिए तैयार भी हैं वो लोग। सही है। अच्छा, ये बताएं कि इमरान खान साहब ने भी ये बात कही कि जो कोविड-19 की सिचुएशन पूरी दुनिया में, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ वापस आने का सोच भी रहे हैं, और एक उन्होंने तादाद भी बताई कि इनिशियली 2 लाख से ज़ायद ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ वतन वापस आएंगे। फिर एक याराने वतन प्रोग्राम भी एक शुरू किया गया जिसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानी सपोर्ट भी कर रहे हैं पाकिस्तानी नेशन को, और प्लस ये कि इंडस्ट्रियल लाइजन भी जो है उससे क्रिएट हो सकता है। तो चूंकि पाकिस्तान के अंदर इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अभी दिखाई नहीं दे रही हैं और जो कोविड की सिचुएशन है, तो आपको लगता है कि जो गवर्नमेंट है उसको कोई ऐसे प्रोग्राम लॉन्च करने चाहिए स्पेशली ओवरसीज़ के लिए कि वो यहाँ पर आकर एक स्टार्टअप लें, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाएं, या एटलीस्ट अगर वो एक बिजनेस कहीं रन कर रहे हैं तो उसकी फ्रेंचाइज या उसकी ब्रांचेस जो हैं वो पाकिस्तान तक पहुँचें? बिल्कुल, इसके ऊपर गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ बनाई हुई भी हैं और ओवरसीज़ पाकिस्तान इसके लिए स्पेशल गवर्नमेंट ने इंसेंटिव्स रखेंगे जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लेकर आएगा या यहाँ पे आके कोई नया स्टार्टअप बनाना चाहते हैं, नया बिजनेस करना चाहते हैं, तो उनको गवर्नमेंट ने बहुत सारी फैसिलिटीज़ उनके लिए अनाउंस भी की। जैसे मैंने आपको भी बताया कि ये जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में गवर्नमेंट ने बोला कि आप इन्वेस्टमेंट लाते हैं तो हम आपसे सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं पूछेंगे, आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या थी, कहाँ से आपने पैसे जनरेट किए। इसी तरह
बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं पाकिस्तान के अंदर जिसके अंदर अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, और अनएम्प्लॉयमेंट पूरी दुनिया में हुई है। जैसे अमेरिका में आप देखेंगे कि उनकी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ के कई मिलियंस में चली गई, तो पाकिस्तान के अंदर भी यकीनन जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने वाली है, और कोविड की वजह से बढ़ी भी और मज़ीद आगे चांसेस हैं बढ़ने के। मगर जो नई इन्वेस्टमेंट बाहर से आएगी, नई इंडस्ट्री लगने में चूँकि टाइम लगता है, तो आईटी इंडस्ट्री वाहिद एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके अंदर कोई टाइम नहीं लगता। तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको कोई ज़मीन से बिल्डिंग नहीं खड़ी करनी होती आपको, तो आपके पास हार्डवेयर और टूल्स मौजूद होते हैं, सॉफ्टवेयर आपके मौजूद होते हैं, इंडस्ट्री आपकी तैयार है, मैन पावर मौजूद है, लोग ट्रेंड है यहाँ पे, तो आपने आके एक छोटा सा सेटअप डालना है और आपकी इंडस्ट्री तैयार है वो। तो उस इंडस्ट्री में बहुत चांसेस है काम करने के। इस तरह सर्विस इंडस्ट्री में 2-3 थे जो बिजनेस मेजर हुआ करते थे, और आगे भी फ्यूचर में, अभी तो फिलहाल जब तक कोविड चल रहा है, जैसे होटल इंडस्ट्री है, ट्रैवल इंडस्ट्री है, ये वो सर्विस इंडस्ट्री के ये वो पिलर्स थे जो बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करते थे। मगर इस पर कोविड की वजह से पूरी दुनिया के अंदर आपको होटल इंडस्ट्री भी बैठी हुई है, ट्रैवल इंडस्ट्री भी बैठी हुई है। मगर जैसे ही कोविड ओवर होगा तो लोग दोबारा दुनिया में ट्रैवल करेंगे, हमें दोबारा पुरानी चीज़ों की तरफ जाएंगे, होटल इंडस्ट्री भी दोबारा से रिवाइव होगी। तो पाकिस्तान में टूरिज़्म एक वो इंडस्ट्री है जिसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का खास मोटो है कि हमने टूरिज़्म को डेवलप करना है। तो टूरिज़्म भी एक सर्विस इंडस्ट्री है बेसिकली। तो टूरिज़्म के अंदर भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स की ज़रूरत है यहाँ पे पाकिस्तान में। इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो गवर्नमेंट काम करती है, मगर जो लोगों को लाना, लोगों को टूर कराना, पूरे इलाकों में लेके जाना, इस इंडस्ट्री के ऊपर काम करने की ज़रूरत थी, और इन्वेस्टमेंट्स की भी ज़रूरत है। तो बाहर से लोग आएँ, इस इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करें और टूरिज़्म को डेवलप करें पाकिस्तान के अंदर। और पाकिस्तान जैसी खूबसूरत जगह तो आपको पता है पूरी दुनिया में कोई नहीं। सही। लास्ट में बताएं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए क्या पैगाम देना चाहिए? मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को पैगाम देना चाहता हूँ कि आप पाकिस्तान के एम्बेसडर्स हैं, यू आर द रियल एम्बेसडर्स फॉर पाकिस्तान, और आप लोग जो वहाँ बैठ के पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप लोगों की वजह से हमारी इमेज बिल्डिंग होती है। हम यहाँ बैठ के कुछ भी करते रहे, मीडिया कुछ भी दिखाता रहे, असल इमेज जो हमारी बिल्डिंग होती है वो आप लोगों की वजह से होती है। तो आप लोग हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। आप लोग जो रेमिटेंसेस वहाँ से भेजते हैं वो एक बहुत बड़ी सपोर्ट है हमारी, कोई भी गवर्नमेंट उस गवर्नमेंट के लिए। तो इकोनॉमिकल सपोर्ट आप लोग हमें इस तरह से दे रहे हैं, और आप हमारी इमेज बिल्डिंग वहाँ बैठ के करें कि आपका वहाँ लोगों के साथ मिलना, आपके ताल्लुकात, आपकी जो सर्विसेज आप वहाँ डिलीवर करते हैं, वहाँ लोगों के साथ मिलते हैं, गवर्नमेंट के साथ या प्राइवेट लोगों के साथ, या जिन जगहों पर आप बिज़नेस करते हैं, आप जिन जगहों पर जॉब करते हैं, वहाँ पे बैठ के आप जिस तरह रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान को, उससे हमारी इमेज बिल्डिंग होती है। तो पाकिस्तान का इमेज बिल्डिंग करने में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल आप लोग प्ले करते हैं, और मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग जिस तरह अब तक करते चले हैं उसको और बेहतर करें, हमारी इमेज को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करें। पाकिस्तान एक ऐसा ब्रांड है जो दुनिया के अंदर डेफिनेटली सबसे बड़ा ब्रांड बनने जा रहा है। इट्स नॉट ओनली सी पैक के अलावा भी पाकिस्तान के अंदर बहुत कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, क्योंकि हम जिस जगह पे बैठे हुए हैं, हमारी कंट्री की एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन ऐसी है कि ये इस पूरे रीजन के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोकेशन पाकिस्तान की है। तो उस लोकेशन का फ़ायदा हमें उसी वक्त होगा जब बाहर हमारी इमेज बिल्डिंग अच्छी होगी, और बाहर से तमाम दुनिया के लोग बिज़नेस करने पाकिस्तान में आएंगे, और पाकिस्तान से अपने बिज़नेस को फ्लरिश करके पूरी दुनिया में फैलाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया महमूद तनी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया, और आज आपसे जो बातें हुई हैं यकीनी तौर पे हमारे ओवरसीज नाजरीन के लिए और पूरी दुनिया में देखने वालों के लिए बड़ी कारामद बातें हैं, स्पेशली इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आने वाले दिनों में क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, इसमें भी बहुत आसानी मिलेगी। आई एम रियली थैंकफुल जनाब महमूद तनी साहब। तो नाजरीन, आज OPTV ग्लोबल पर रीब्रांड पाकिस्तान में हमने जिस शख्सियत से आपका तारुफ करवाया है, यकीनी तौर पे इनसे होने वाली बातों के नतीजे में हम ये पॉइंट तो अखज़ कर ही सकते हैं कि पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ की भरमार है। गर्ज़ ये कि हमारे ओवरसीज़ भाई और बिलखुसूस जो हमारे पाकिस्तानी यहाँ पर मौजूद हैं बिजनेसमैन, कुछ मिलकर ऐसा करें कि उसमें गवर्नमेंट से भी जो सपोर्ट चाहिए हो। बेशक जुल्फी बुखारी साहब भी कई बार ये कह चुके हैं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान भी ये चाहते हैं कि याराने वतन प्रोग्राम हो या हमारे पाकिस्तानी दुनिया भर में जहाँ भी हो, सब मिलकर वतन अजीज़ के लिए कुछ ऐसा करें कि इंडस्ट्रियल जोन में, इकोनॉमिक जोन में और पाकिस्तान की तरक्की में अपना भरपूर किरदार अदा कर सकें। अब देखना ही कि आने वाले दिनों में हम इन अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे कैश कर सकते हैं और किस तरीके से हम मज़ीद पाकिस्तान को तरक्की की मनाजिल की जानिब ले जा सकते हैं। आज रीब्रांड पाकिस्तान से अपने मेज़बान मोहम्मद उमर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। OPTV, आपका अपना चैनल।